हाँ जी बच्चा लोग, तो लेट अस बिगिन विद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अपन आज ये नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जिसको एनसीईआरटी में आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम से जानते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे डीएनए से उसके बाद तक पूरा डीएनए कैसा होता है, क्या होता है, डीएनए किस तरीके से बनता है। उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा, फिर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, और उससे पहले पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा, फिर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, और फिर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन कि आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा। अंत में अपन थोड़ा सा जीन रेगुलेट कैसे होता है वो देखेंगे, ह्यूमन लैब ऑपरेशन सिस्टम, ये सब पढ़ के अंत में HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ के चैप्टर को एंड कर देंगे। चलिए, तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले डीएनए। डीएनए क्या भाई? तो डीएनए कुछ नहीं, डीएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये अपन अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ होता है न्यूक्लियोटाइड जो कि एक जैसा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है डीएनए। न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है। क्या है? मोनोमर। और इसका पॉलीमर होता है, जब बहुत सारा मोनोमर पॉलीमराइज करता है तो बनता है डीएनए। डीएनए कैसा होता है उसके लिए एक डायग्राम यहाँ है, थोड़ा सा आप देखिए तो अच्छा लगेगा। ये है हमारा डीएनए। डीएनए में बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस हैं। क्या होता है एक्चुअली वो समझते हैं। तो डीएनए में मेजरली 3 चीज होता है, एक नाइट्रोजन बेस, दूसरा शुगर, और तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। तो डीएनए में 3 चीज, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब ये नाइट्रोजन बेस 2 तरह का होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पाइरिमिडीन। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पाइरिमिडीन। 2 तरह का होता है प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। प्यूरीन में आता है ए और जी, क्या आता है? एडेनिन और गुआनिन। और पाइरिमिडीन में आता है सी और टी, साइटोसिन और थाइमिन। अच्छा, यहां पे एक डिफरेंस है। ये जो मेरा थाइमिन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होता है। आरएनए में थाइमिन के बदले एक अलग चीज इसको बोलते हैं यूरासिल। अपन नाम देखेंगे। तो नाइट्रोजन बेस 4 तरह का, कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन या फिर यूरासिल। डीएनए होगा तो थाइमिन मिलेगा, आरएनए होगा तो यूरासिल मिलेगा। बाकी तीनों सेम ही होता है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन सेम ही होता है। तो नाइट्रोजन बेस को मेजरली 2 टाइप में बांटा था, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। प्यूरीन जो होता है ये डबल रिंग होता है। कितना रिंग होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर, यानी कुछ ऐसा होता है, ऐसा। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ना, बट फिर भी आपको बता रहे हैं, ऐसा दिखता है। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, एकदम अल्टरनेट नहीं है, थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, 1, 3, 7 और 9 इन 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है, बट काम नहीं है इन सब, तो अपन इसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, डबल रिंग। ये सिंगल रिंग होता है। कैसा होता है? सिंगल रिंग। अब सुनिएगा, नाइट्रोजन बेस, अभी जो हमने नाइट्रोजन बेस पढ़ा, नाइट्रोजन बेस और शुगर, ये पहले आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और ये न्यूक्लियोसाइड एक ऐसा ही और न्यूक्लियोसाइड होगा, मान लो ये पहला न्यूक्लियोसाइड है, ऐसा ही और भी न्यूक्लियोसाइड होगा। 2 न्यूक्लियोसाइड आपस में जुड़ता है फॉस्फेट बॉन्ड। ये जो फॉस्फोरिक एसिड पढ़े थे ना, ये वहां आता है। और जब ये जुड़ जाता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड,
इन दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अच्छा ये तो एक चीज हुआ। कैसे बना डीएनए समझ गए? तीन चीज, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फास्फोरिक एसिड। पहले नाइट्रोजन बेस और शुगर जुड़ेगा और क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड दूसरे न्यूक्लियोसाइड से जुड़ा होता है, एक फॉस्फेट बीच में फॉस्फोरस होता है और दोनों साइड में बॉन्ड होता है। ये एक ईस्टर बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? ईस्टर। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड था? ग्लाइकोसिडिक। क्या बॉन्ड था? ग्लाइकोसिडिक। अच्छा, दो स्ट्रैंड के बीच में ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है? ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए में क्या क्या मिला? एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक ईस्टर बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, एक न्यूक्लियोसाइड और एक ईस्टर बॉन्ड यहां है, एक ईस्टर बॉन्ड यहां है, तो इसीलिए इसको ओवरऑल बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को कलर चेंज करके दिखाता हूं, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। सवाल ऐसे पूछता है कि दो न्यूक्लियोसाइड आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? देख रहे हो, एक फॉस्फो है और दो ईस्टर, तो क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोसाइड आपस में फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एक न्यूक्लियोसाइड प्लस एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, सिर्फ ये न्यूक्लियोसाइड और सिर्फ ये, इनको मिला के क्या बोलेंगे? सिर्फ इतना ही, क्या? न्यूक्लियोटाइड। यहां तक डाटा जो था रटने वाला सुन लिए। अब सुनो एक और चीज, ए जो है ना, ये डबल बॉन्ड से हमेशा टी से जुड़ता है, और जो सी है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड से हमेशा ही जी से जुड़ता है। ये किसके लिए है? डीएनए के लिए। क्यों? क्योंकि ये टी है। अगर हम इस टी को रिप्लेस कर दें, रिप्लेस बाय क्या? यू, यानी यूरासिल, यूरासिल, तो ये क्या कहलाएगा? तब ये बना जाएगा आरएनए। डीएनए यही है। तो अगर हम मान लो यहां लिखते हैं सी, तो यहां क्या होगा? देखो सी हमेशा किससे जुड़ता है? जी से। जी से। और ये जो ट्रिपल और डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है? देखो ये बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां कौन सा बॉन्ड था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पे कौन सा बॉन्ड है? ये बॉन्ड है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये भी है और ये भी है इंडिविजुअली। तो जब दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे, दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे, कंबाइंड, कंबाइंडली क्या बोलेंगे? कंबाइनली कॉल्ड एज फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। कोई दिक्कत इसमें? चल, ये तो ओवरऑल डीएनए का एक आपको आइडिया लगा दिया। अब देखो, थोड़ा थोड़ा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है। कुछ ऑर्गेनिज्म में कितने जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन बेस, तो कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? ये देखो, ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा यहाँ तो तुम इसको समझो, इसको काउंट कर रहा है ओवरऑल न्यूक्लियोटाइड ऐसा। अब देखो, बैक्टीरियोफेज में 5 to 174 5 3 8 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें से आपको रटना है ह्यूमन में कितने होते हैं? हैप्लॉइड, यानी एक क्रोमोसोम में। ह्यूमन में हर क्रोमोसोम पेयर्ड है, एक मां से एक बाप से। एक का बात कर रहे हैं, हैप्लॉइड कंटेंट में कितना? 3.3 into 10 का पावर 9 बेस पेयर। तो डिप्लॉइड कितना हो जाएगा? 6.6 into 10 का पावर 9। जस्ट 2 से गुणा कर दें। कैसा होता है ये चेन? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना हुआ। बेसिक यूनिट पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए दोनों का क्या है? न्यूक्लियोटाइड। इसका 3 कंपोनेंट होता है। एक नाइट्रोजन बेस जो 2 तरह का, प्यूरिन और पाइरिमिडिन। प्यूरिन में क्या क्या? तो एडेनिन और गुआनिन। और पाइरिमिडिन में क्या? साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। थायमिन सिर्फ किसमें है? डीएनए में। और यूरासिल किसमें? सिर्फ
आरएनए में, ठीक है। अच्छा, उसी तरह पेंटोज शुगर, ये भी सुनो, यहां तक देखिए शुगर होता है। शुगर कैसा होता है भाई? शुगर दो तरह का होता है। शुगर जो डीएनए में होता है ये पेंटोज होता है। पेंटोज यानी कितने कार्बन का? 5 कार्बन का शुगर होता है। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है राइबोज और एक कहलाता है डीऑक्सीराइबोज। पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट राइबोज इज फाउंड इन आरएनए और डीऑक्सीराइबोज इज फाउंड इन डीएनए। अब आप जरा फुल फॉर्म बताइए। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्यों? क्योंकि उसमें राइबोज शुगर है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, क्यों? क्योंकि उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है। समझ रहे हो? दिस इज द डिफरेंस। चलिए, शुगर दो तरह का, राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज। कोई दिक्कत तो नहीं आता? आगे सुनिएगा, प्यूरीन दोनों में सेम होता है, अभी देखें, जबकि पाइरिमिडीन अलग होता है। वाइल पाइरिमिडीन की अगर बात करें तो साइटोसिन कॉमन है, देख रहे हो, लेकिन आरएनए में यूरासिल इज रिप्लेस्ड विद थाइमिन इन डीएनए। यूरासिल जो आरएनए का था वो डीएनए में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? थाइमिन। और थाइमिन कुछ नहीं, 5 मिथाइल यूरासिल है। यूरासिल में ही 5वें कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दें तो उसी को क्या बोलते हैं? थाइमिन। एक और बात, यूरासिल जो होता है ना, ये लेस स्टेबल है क्योंकि उसका 5वां कार्बन फ्री होता है, ठीक है, जबकि थाइमिन इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके 5th कार्बन पे 5th कार्बन है क्या? मिथाइल ग्रुप। तो वो फ्री नहीं है। यहां पे 5वां कार्बन फ्री था, यहां 5वां कार्बन फ्री नहीं है, क्योंकि वो फ्री नहीं है इसलिए वो स्टेबल है। फ्री रहेगा तो किसी के साथ जोड़ सकता है ना। हमारे वैसे भी कंसेप्ट है, जगह पर पास करके शादी कर दो, फंस गया बेचारा, और जब तक शादी नहीं होता आजाद परिंदा बदमाशी करते कर रहे हैं, वही कंसेप्ट है। नाइट्रोजनस बेस पहले कार्बन के OH के साथ जुड़ता है शुगर के, किससे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड। ये जो मेरा न्यूक्लियोसाइड था, ये नाइट्रोजन बेस, ये शुगर के पहले कार्बन से जुड़ रहा था। किस बॉन्ड से? मिल गया? देखते चलेंगे, सब साथ साथ ही हो जाएगा। अगर उसके बाद देखो, जब वो कार्बन और नाइट्रोजन बेस जुड़ा, मतलब शुगर और नाइट्रोजन बेस तो बनाया। अब उस न्यूक्लियोसाइड पे जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। उस न्यूक्लियोसाइड में जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। उस अगर हम इसी में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें 5वें कार्बन के साथ, किससे? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। फिर से समझो, इस शुगर का पहला कार्बन नाइट्रोजन बेस से जुड़ गया। अब जो बना न्यूक्लियोसाइड, इसमें इसका 5वां कार्बन, कौन सा कार्बन? 5वां कार्बन किससे जुड़ता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। किससे? फॉस्फेट से। अब ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से फॉस्फेट से जुड़ गया, तो अब देखो इस न्यूक्लियोसाइड का हम बात करें, न्यूक्लियोसाइड का पहला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, सॉरी हाँ, न्यूक्लियोसाइड की शुगर का पहला कार्बन जुड़ा नाइट्रोजन बेस से, और इसी शुगर का 5वां कार्बन किससे जुड़ा है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड की फॉस्फोरस से। तो इस जो शुगर होता है ना, वो एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। यहां ऑक्सीजन मान लो ऐसे होता है,
यहाँ CH3OH ऐसा होता है। अब देखो हर तरफ HOH है, HOH HOH OH H, इस तरह से करके एक उल्टा होता है। हम बस यूं ही रैंडम बना दिए। देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, ये गलत बना हुआ है, 6 कार्बन का नहीं होगा, ऐसा होता है, सब ऐसा होता है। ये है शुगर। पेंटोज है ना 5 कार्बन का ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक यहाँ होता है 5 कार्बन, ऐसा होता है शुगर। ठीक है, इसका पहला कार्बन किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन बेस से। इससे नाइट्रोजन बेस। इसका 5वां कार्बन ये किससे जुड़ा है? फॉस्फेट से, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। तो समझ में आ रहा होगा, ये शुगर और नाइट्रोजन बेस, इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, इन पूरे को मिला दें तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। अब देखो जरा खास बात, इस वाले का 5वां कार्बन है इस शुगर का। अच्छा, ये किसी और से तो जुड़ा ही होगा, किसी दूसरे शुगर से। यहाँ पे दूसरे वाला जो शुगर होगा उसका 3रा कार्बन होता है। तो एक का 5वां कार्बन, एक का 3रा कार्बन, और ऐसे करके मान लो ये शुगर है, ये शुगर है, तो जो फॉस्फेट ग्रुप बीच में होगा इसका 5वां से इसका 3रा जुड़ा होगा। तो अगर ये जो फॉस्फेट है ऐसा दिखा रहा हूं, ये 2 हाथ मेरा 2 न्यूक्लियोसाइड है और बीच में ये जो दिख रहा है ये 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ऐसा ऐसा। अब समझ में आएगा, ऐसा ऐसे। ठीक, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, बीच में जो दोनों का निब है वो फॉस्फोरस है, देख रहे हो? अच्छा, ये जो बॉन्ड है ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, दोनों मिलकर तो क्या कहलाया? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोसाइड दूसरा न्यूक्लियोसाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा है। ये एक न्यूक्लियोसाइड था, जब इस न्यूक्लियोसाइड में एक नाइट्रोजन बेस जुड़ गया, सॉरी नाइट्रोजन बेस बोल रहा हूं, एक फॉस्फोरस ग्रुप, इसको बोला न्यूक्लियोटाइड। इस तरह का बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ता है तो बनता है डीएनए। ठीक है, अच्छा इस न्यूक्लियोसाइड का बात करो, इसका 3रा कार्बन तो बिजी हो गया इसके साथ, इसका 5वां कार्बन फ्री है। अच्छा इसका देखो, इस वाले का देखो, हम बोले कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक का 3 और एक का 5 से जुड़ा है, तो इस वाले का 3 जुड़ा तो 5वां फ्री है, इस वाले का 5 जुड़ा तो 3रा फ्री है। अच्छा एक और मान लो न्यूक्लियोसाइड इधर होता तो क्या होता? एक और न्यूक्लियोसाइड इधर होता तो इसका जो 3रा तो इसके साथ बॉन्ड बना दिया था, 5वां फ्री है, ये 5वां अगले के 3रे के साथ जुड़ता, ऐसे ही ना बनता बॉन्ड। तो समझने वाला बात यह है कि हर केस में एक एंड पे 3रा फ्री होगा, एक एंड पे 5वां कार्बन फ्री होगा। जैसे इस केस में देखो, इसका 3रा इसके 5वें के साथ बॉन्ड बनाया है, तो इसका 3रा बिजी तो 5वां फ्री, इसका 5वां बिजी तो 3रा फ्री। तो देखो ये वाला एंड निकाला आएगा 5' और ये एंड निकाला आएगा 3'। जो एंड फ्री होता है वही नाम होता है। 3' 5' बायोटेक में पढ़े होंगे, 3' 5' यही होता है। थोड़ा समझ, जो हवा में चल रहा है वो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, थोड़ा देर तक ये हवा में ही चलता है, यही इस चक्र का खास बात है। ठीक है, चलो 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में 3 से 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, और वो बनाते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। इस तरह से जुड़े होते हैं कि हर पॉलीमर में एक 5' एंड फ्री होता है और एक 3' फ्री होता है। ठीक है, डिटेलिंग आपको तब समझ में आता है, ये जो OH इसमें लिखा हुआ है ना, तब समझ में आता है जब डायग्राम बना के दिखा है, और अभी उसका समय नहीं, बस याद रखना होता है। और बाकी इसका कुछ वो भी मिल जाएगा आपको, क्या बोलते हैं, लेक्चर, इस वाले पे डिटेल लेक्चर है। ये एक डीएनए का डबल हेलिक्स बनता है, डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा डीएनए में एक्स-रे डिफ्रैक्शन के डाटा पे विलिकिंस और फ्रैंकलिन 2 साइंटिस्ट एक अपना मॉडल दिए कि डीएनए ऐसा होता होगा। बाद में उनके मॉडल को देख
देखकर, उनके डाटा को देखकर वॉटसन एंड क्रिक अभी डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिए हैं। मतलब हमारा ये मानना कि डीएनए ऐसा होता है, दो स्प्रेड होता है। ये कहां से आया, ये किसका मॉडल था, कौन बोला था ये? तो जो बोले थे उनका नाम है वॉटसन और क्रिक, ठीक है। ये डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिए थे, ये समझना है। नेक्स्ट, इस डीएनए में कुछ हॉलमार्क, कुछ पहचान होगा। क्या था इसका हॉलमार्क? इसका हॉलमार्क था कि जो एंड होता है वो एक रूल फॉलो करता है, उसको बोलते हैं चारगॉफ रूल। क्या बोलते हैं? चारगॉफ रूल्स। वो क्या था? वो ये था कि ए और टी और जी और सी हमेशा इक्वल होगा, 1 के 1। मतलब ए प्लस टी बाई सी प्लस सी हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के इक्वल होगा। 1। सिंपल, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो एक बात और बोले थे, ए हमेशा टी से जुड़ेगा, सी हमेशा जी से जुड़ेगा। इसको बोलते हैं बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्रिटी। ये फिक्स है, ए हमेशा टी से, सी हमेशा जी से, जो बता भी चुके हैं। अच्छा, उसके बाद बोले कि जब डीएनए कॉपी होता है ना, तो डीएनए कॉपी होता है क्या होगा कि ये डीएनए आपस में खुल जाएगा, ये जो इससे जुड़ा हुआ है ये ओपन होगा, ऐसे ऐसे अलग अलग, ठीक है। और ये वाला दोनों पेरेंट की तरह एक्ट करेगा और उसको देख के एक दूसरा डीएनए बना दिया जाएगा उसके साथ, ठीक है। इस मॉडल को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और ये कहने का कारण क्या है? देखो, ये कहने का कारण ये है कि इसमें एक डीएनए तो पुराना ही वाला है ना, और एक नया बना है। यहां भी एक पुराना ओल्ड है और एक नया बना है, तो आधा नया और आधा पुराना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। थोड़ा सा और, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा और कष्ट देखिएगा जरा, थोड़ा सा यहां से आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर करना चालू हो जाएगा। सबसे पहले डीएनए कैसा होता है उसको जरा समझने के लिए एक डायग्राम देखिए और तो चीज क्लियर होगा। सबसे पहले इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, देखिए देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड का चेन है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है। कैसे बनता है? उसमें सुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है और नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ होता है। देखो थोड़ा सा आपको जूम कर दीजिए, चलिए थोड़ा सा धुंधला हो गया है बट फिर भी चीज समझ में आ रहा है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा सा ठीक है, पहले के मुकाबले तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो शुगर है, यहाँ शुगर है, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? शुगर। इसको कॉइलिंग समझ आ रहा है? देखो कैसे कॉइलिंग है 3D में। ये सिंपल ऐसे ऐसे नहीं है, नहीं, ये आगे पीछे हो रहा है ना, स्प्रिंग की तरह कॉइल है। अच्छा, यहाँ शुगर है, हम बात की थी शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ा था आपस में। शुगर का पहला कार्बन नाइट्रोजन बेस से जुड़ा था, देखो ये है नाइट्रोजन बेस अंदर, ये है नाइट्रोजन बेस, इधर वाले में ये है नाइट्रोजन बेस। अच्छा, ये शुगर, ये भी एक शुगर, इधर नाइट्रोजन बेस पहला कार्बन। अच्छा, इसका पांचवा कार्बन और इसका तीसरा कार्बन बीच में एक फॉस्फेट से जुड़ा है, ऐसा होता है। ठीक है, देखो ये फिर से शुगर, इधर नाइट्रोजन बेस, ये तीसरा, ये इसका पांचवा कार्बन जुड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या है? अच्छा, फिर से ये पांचवा, इधर इसका तीसरा होगा, 3 से 5 से जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है, ऐसा होता है। अब समझ जाना, ये गलत बन गया है, इधर नहीं है, इधर होगा। समझ में आ रहा है? ये दूसरा है, जरा समझो। ये जो नाइट्रोजन बेस है, इसका पहला कार्बन इधर जुड़ा है और इसका पांचवा कार्बन इधर जुड़ा है, तो इसका तीसरा कार्बन भी तो होगा जो कि फ्री है। तो ये कौन सा एंड है? 3' है, क्योंकि वो फ्री है। वैसे ही घूमते 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 आएंगे
जाएंगे तो ये 5% होगा क्योंकि ये फ्री है, इधर तीसरा फ्री, इधर पांचवा फ्री होगा। वैसे ही इधर तीसरा, इधर पांचवा होगा और यहाँ तीसरा होगा। समझे बात? तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, सॉरी ये शुगर, अंदर में नाइट्रोजन बेस और बीच में देखो ये है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये भी है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, कंबाइनली बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहां ध्यान दो, यहां पे एक फॉस्फोरस होगा, ये है फॉस्फोएस्टर, ये भी है फॉस्फोएस्टर, कंबाइनली क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बस अब जरा सा समझ लीजिए सब कुछ, चीजें थोड़ी क्लियर तो हुई होंगी आई गेस रिलेटिवली, पहले के मुकाबले थोड़ा आगे चलने पे और क्लियर। दो चेन आपस में एंटी पैरेलल होता है, यानी अगर एक 5 से 3 तो दूसरा 3 से 5, याद है? ये दिखाई दे 3 तो ये 5 और ये उसका उल्टा, ये 3 था तो ये 5 है और ये 3, तो एंटी पैरेलल है, दूसरे का उल्टा वो चीज है। अच्छा, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन। यहां तक तो नाइट्रोजन बेस है, यहाँ इधर इसका नाइट्रोजन बेस है, बीच में जुड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में भी खास बात, ए और टी आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है और जी और सी आपस में 3। अच्छा, अगर तोड़ना हो तो ज्यादा मुश्किल किसको तोड़ना है, ए और टी को या सी और सी को? ए और टी जल्दी टूटेगा। ए और टी जल्दी टूटेगा, जाहिर सी बात, उसमें 2 ही बॉन्ड है। सी और जी में समय लगेगा क्योंकि उसमें 3 बॉन्ड है। तो जिस डीएनए में सी जी ज्यादा होगा, सी और जी वाला बॉन्ड ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है उसको तोड़ने में उतना मुश्किल लगेगा, यानी वो उतना ज्यादा स्टेबल फॉर्म ऑफ डीएनए होगा क्योंकि वो टूटेगा ही। और ए और टी जिसमें ज्यादा होगा वो जल्दी टूटेगा। यानी जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा गर्म जगह पे रहता है ना, उसमें जी और सी ज्यादा है क्योंकि वो टूट नहीं रहा है, तो डीएनए टूट जाता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ डीएनए। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का अलग होना, यानी ये बॉन्ड टूट जाना, जिसको बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग ऑफ डीएनए। और ये अक्सर हीट से होता है। किससे होता है? हीट से। खैर, दोनों चेन आपस में राइट हैंडेड फैशन में क्वाइड होते हैं। देखो क्वाइड ऐसे, राइटली, लेफ्ट वाला ऐसे होगा, लेफ्ट क्वाइड नहीं, राइट क्वाइड, देख रहे हो? उसके अलावा पिच, एक टर्न लेने में, ये जो टर्न है, ये टर्न बोलते हैं पिच। एक टर्न जो होता है ये ऑलमोस्ट अबाउट 3.4 नैनोमीटर का होता है, ठीक है? और ऑलमोस्ट यहां से, हाँ, जो एक टर्न है ना, ये कितने बेस पेयर का है? 10 बेस पेयर। कितने बेस पेयर का? 10 बेस पेयर का। तो एक टर्न में है 3.4, और सॉरी एक टर्न बोल रहा हूं, एक 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 है। ओवरऑल 10 बेस पेयर का टर्न है, तो एक टर्न में कुछ हाइट भी ऊपर उठेगा। एक टर्न में जो हाइट होगा वो होगा 10 गुना 3.4 और आएगा वो 0.34 नैनोमीटर। ठीक है? गलत बोल दिया क्या? उल्टा बोल दिया। पिच का मतलब होता है एक टर्न, ये है एक पिच। ये क्या है? एक पिच। जितने में एक क्वाइल हो जाए उसको बोलते हैं एक पिच। ये कितने का है? ये है 3.4 नैनोमीटर का। और एक टर्न में टोटल 10 बेस पेयर है, इस तरह से 10। तो जाहिर सा बात है हर में 0.34 उठा होगा, तभी तो 10 में 3.4 हो गया, 0.4 into 10। यानी 2 बेस पेयर के बीच में जो हाइट राइज होता है वो 0.34 का होता है, और एक कॉइल में 10 बेस पेयर होता है। तो ओवरऑल एक कॉइल में कितना हाइट राइज हुआ? 3.4। इसको बोलते हैं एक पिच। डाटा बस याद करना, तो समझना नहीं, सिर्फ डाटा याद करो आप लोग के लेवल पे, आप लोग के लेवल क्रैश कोर्स के लिए डिटेल में ये क्लास में हुआ है। अब एक बात तो हम सब जान चुके हैं कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए में ही सारा इंफॉर्मेशन कोडेड है। कैसे कोडेड है और वो निकलता कैसे है ये अपन आगे जानने वाले हैं। 2 प्रोसेस होता है बेटा, एक को बोलते हैं, जिसको कॉमनली अपन बोल सकते हैं डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो ये बताता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे हो रहा है। 2 तरह से होता है। एक जिसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। क्या बोलते हैं?
सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है समझो, एक हमारा डीएनए है, ठीक है, डीएनए, डीएनए से बनेगा आरएनए, और आरएनए से बनेगा प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से कई बार बीच में डीएनए से और डीएनए भी बनता है, डीएनए से और डीएनए भी बनता है। डीएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए के बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन के बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए के अंदर जो कोडिंग है वो कोडिंग डायरेक्टली राइबोसोम के पास नहीं जाता, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, डायरेक्टली नहीं जाता, वो अपना फोटोकॉपी भेजता है, ऐसे अपना आरएनए भेजता है। डीएनए उसका फोटोकॉपी आरएनए, और वो जब राइबोसोम में जाएगा वहां पर वो ट्रांसलेट होगा, वो कोडिंग का मतलब निकाला जाएगा, और उस मतलब को समझ के माना जाता है प्रोटीन। ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन का फ्लो है हमारे सेल में, इसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक इसका उल्टा होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, चाहो तो खुद से कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये कैसे काम करता है? वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, ठीक है। तो होता यह है कि इस तरह का चीज पहले बनाता है डीएनए, पहले क्या बनाया, डीएनए, यानी आरएनए से पहले क्या बना, डीएनए। ये जो बनता है उसके बाद यहां पे एंजाइम काम करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम काम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो पहले आरएनए से बना डीएनए किस एंजाइम से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और फिर ये डीएनए करेगा रेप्लिकेशन। क्या करेगा, रेप्लिकेशन। तो डीएनए में फिर से और डीएनए बना, उसके बाद इस डीएनए से बनता है वापस से आरएनए, किससे, ट्रांसक्रिप्शन से, और उसके बाद फिर इस आरएनए से फिर से क्या बनता है, प्रोटीन, किससे, ट्रांसलेशन से। इसमें देखो नॉर्मली इंफॉर्मेशन का फ्लो डीएनए से आरएनए की तरफ हो रहा था, डीएनए से आरएनए बन रहा था, पहली बार आरएनए से डीएनए बना, पहली बार आरएनए से डीएनए बना, और इसलिए इसको बोले रिवर्स सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। सिंपल दिख रहा है, नॉर्मली होता है इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, वहां पे ये रिवर्स फ्लो करता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा या रिवर्स सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। चलिए आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इसके आगे का पार्ट, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। एक बार आप रीड कर लीजिए।